हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है नॉन अलाइन मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो अगर हम उसकी पृष्ठभूमि देखें तो ये पाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो 1945 में हुआ था, एक शीत युद्ध का दौर चला। पूरी दुनिया दो ब्लॉक्स में बटी हुई थी। एक तरफ था सोवियत कम्युनिस्ट या साम्यवादी ब्लॉक, दूसरी तरफ था पूंजीवादी अमेरिकन शक्ति। और उसी समय बहुत सारे देश अपने कॉलोनियल रूल से मुक्ति पा चुके थे, स्वतंत्र हो गए थे, जिसमें हमारा देश भारत भी था। और ऐसे देश ग्लोबली वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए अग्रसर थे, प्रयासरत थे। वहीं पर ऐसे देशों ने माना कि हम लोगों को इन दोनों गुट्स से समान दूरी बना के रखनी है और किसी एक भी ब्लॉक की तरफ अलाइन नहीं होना है, जिसके वजह से ये नाम पड़ा नॉन अलाइन मूवमेंट। अगर हम इसका पहला कदम देखते हैं तो एक अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस बाइडुंग में इंडोनेशिया में हुई, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो अब्दुल नासिर लोग शामिल हुए। और वहां पे एक घोषणा पत्र जारी हुआ कि एक विश्व शांति की बात हो, एक आपसी सहयोग की बात हो। उसके 6 वर्ष बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया में बेलग्रेड नाम की जगह पे हुआ, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधि ने भागीदारी करी। उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के बाद नॉन अलाइन मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है, संगठन है। और ये सदैव एक राजनीतिक पथ, एक रास्ता बनाने की बात करता है, जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें न्याय संगत बातें हों, जिसमें उन देशों के जो वहाँ के संयुक्त नॉन अलाइन मूवमेंट के सदस्य हैं उनकी सुरक्षा हो। तो अब अगर हम बात करें उनके उद्देश्य की, कि किस उद्देश्य से ये गुट निरपेक्ष आंदोलन बना था, तो पहला वाला था कि जो शीत युद्ध, जो कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स है, उसका त्याग करना, उसको रिजेक्ट करना और एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, उनको फॉलो करना। और सैन्य संगठन जिसे कह सकते हैं नाटो है, उससे समान दूरी बनाकर रखना। साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म और उपनिवेशवाद का विरोध करना। और जो रंग भेद, जो रेसिज्म है पूरे वर्ल्ड में, उसके विरुद्ध संघर्ष करना और मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए प्रयास करना। इस उद्देश्य से गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। अब अगर हम ये देखें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन और भारत की क्या भूमिका है, तो मैं अभी बता भी चुकी हूँ कि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य है और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य भी है। और 1970 में भारत इस आंदोलन की बैठकों में सक्रिय रूप से भागीदारी करता था। और उसके बाद में स्थितियां थोड़ी बदलने लगी और भारत का रुख सोवियत संघ की ओर हो गया, जिसकी वजह से उनका बढ़ने लगा सोवियत संघ की तरफ से। तो इसलिए कोई एक थोड़ा गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य से थोड़ा हटके हो गया, जिससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। और इसकी वजह से गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई।
लेकिन वहीं पर 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो जाता है और उस हम लोगों का देश एक लिबरल पॉलिसी, एक आर्थिक सुधार की ओर बढ़ता है, तब हमारा देश अमेरिका की तरफ झुक जाता है। और तब भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हमारी भूमिका थोड़ी संदिग्ध हो जाती है और हमारी गंभीरता पर थोड़े प्रश्न उठने लगते हैं। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात अगर हम करें तो हम ये भी पाते हैं कि हमारे देश ने का जो रुझान ये हुआ, उसकी वजह अगर हम कहें तो मानना है हमारे देश का कि जब भी हम लोगों का मुश्किल समय आया भारत का, तो बहुत सारे सदस्य जो देश जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हमारे साथ थे, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से ह- हमारे देश का रुझान गुटनिरपेक्ष आंदोलन से में उतना सक्रिय ना रह के थोड़ा निष्क्रिय हो गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगर मैं प्रासंगिकता की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई अब तो शीत युद्ध रहा नहीं, और ये जब आंदोलन ये स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय शीत युद्ध था, लेकिन अब दोनों ही समाप्त हो चुके हैं। तो लेकिन इसकी प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी अपने सिद्धांतों के कारण उतना ही प्रासंगिक है जितना शीत युद्ध के दौर में था। जैसे विश्व शांति, गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति की बात करता है, उसको संरक्षित कर रखने की बात करता है, उसके प्रयासों में एक सक्रिय भूमिका अदा करता है। और क्या कहते हैं, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं, वह आज भी शांतिपूर्ण और समृद्ध तरीके से अपने लक्ष्य को, अपनी राजनीतिक अ, समन्वय को या राजनीतिक परामर्श को तरजीह देते हैं। और क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की बात जो करता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वो अभी भी प्रासंगिक है। और वो हमेशा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, सोवर्निटी की बात करता है और उसका समर्थन करता है। और जो सदस्य हैं जो देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, उनके द्वारा देखा भी गया है कि वो प्रत्येक देश स्वतंत्रता की संरक्षण पर विचार करते हैं। और इससे इसकी जो प्रासंगिकता है वो स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अभी भी है। और वहीं पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन न्यायगत विश्व व्यवस्था की बात करता है कि विश्व में व्यवस्था हो वो न्यायपूर्ण हो, न्याय संगत हो, और जो राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हों वो वो दूर हों। वो एक ब्रिज का काम करता है, वो एक गैप को भरने का काम करता है जिन दो देशों में मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं या राजनीतिक मतभेद हैं। तो ऐसे में हम फिर कह सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो आज भी प्रासंगिक है। और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ा मंच है, और वो जहां पर भी कोई दो देशों में मतभेद होता है वो अपने इस मंच पे साझा कर सकते हैं और मतभेद हल करने का प्रयास कर सकते हैं। और अभी हम अगर बात करें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 देश के देश इसके सदस्य हैं, और 10 देश और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक विचार के रूप में उभरा,
तो कभी भी वो अप्रासंगिक नहीं हो सकता, कभी भी इररिलेवेंट नहीं हो सकता। और अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन अब, जैसे जलवायु परिवर्तन है, जैसे व्यापार सिक्योरिटी या ट्रेड सिक्योरिटी है, जैसे इकोनॉमिक डिसऑर्डर्स हैं, उनकी बात अगर करें वैश्विक मुद्दों पर, वैश्विक पटल पे, तो करना चाहिए। और इस तरफ वो अग्रसर भी है गुट निरपेक्ष आंदोलन। और जिस उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना हुई थी, उसके अतिरिक्त सदस्य देश के क्षेत्रीय गुटबंदी की राजनीति पर रोक लगाने का प्रयास हमेशा गुट निरपेक्ष आंदोलन का मंच करता है। अब हम बात अगर करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के बहुत सारे फेजेस रहे, वो हम आपको बता भी चुके हैं। जैसे कि जब पहला फेज था, जब 1947 से 1965 तक, जिसमें हमारे देश ने बहुत सक्रिय भूमिका अपनाई, और जो वहाँ के जवाहरलाल नेहरू एक की पॉलिटिकल फिगर रहे नॉन अलाइन मूवमेंट के। और अगर हम कहें फेज 2 है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु की डेथ 1964 में होने के बाद में हमारा देश सोवियत यूनियन की तरफ थोड़ा झुकाव रखा, वो फेज 2 कह सकते हैं। फेज है जब कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई 1991 में, सोवियत यूनियन का पतन हुआ, तब हमारे देश में नई आर्थिक नीति आई, लिबरल पॉलिसी अपनाई हमारे देश ने। तब जब हमारा देश जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से वॉशिंगटन के ज्यादा नजदीक पाया गया, ये हम फेज 3 में कहते हैं। और तो जी, इंडिया जैसे बहुत सारे देश हैं, हमारा देश भी, इंडिया जैसे G20 का मेंबर है, और जिस G20 समिट का चेयर अभी हम लोग के इंडिया ने किया, तो उसने अपने को न्यूक्लियर वेपन पावर घोषित किया हमारे देश ने। और जो नॉन अलाइन मूवमेंट है या गुट निरपेक्ष आंदोलन है, वो कहता है कि न्यूक्लियर वेपन, ये जो आर्म्ड रेस है, ये जो, उससे दूर रहना है हम देशों को। तो बहुत जगह पे देशों में और गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में मतभेद हुए हैं, और बहुत सारे देश इसको एक बैलेंस बना के, एक संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि नॉन अलाइन मूवमेंट और गुट निरपेक्ष आंदोलन आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील समझौता लाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।